हम आपके लिए हिस्ट्री स्पेशल एक सीरीज लेकर आए हैं जो स्टेट पीसीएस के लिए जो भी जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। और इसमें इतिहास के संपूर्ण कालक्रम को नोट्स के रूप में आपको पढ़ाया जाएगा और जो भी फैक्ट्स हैं उनको आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानव की शुरुआत से लेकर पाषाण काल तक आपको बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। मानव उद्भव एवं आरंभिक विकास। सबसे पहले आपको याद करना है हेरोडोटस कौन था। हेरोडोटस जो है इतिहास के पिता थे। हेरोडोटस की क्या मान्यता थी? इनकी मान्यता थी कि समस्त इतिहास का भूगोल की दृष्टि से और समस्त भूगोल का इतिहास की दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। इसका मतलब इनका कहने का तात्पर्य यह है कि हिस्ट्री और जियोग्राफी को हिस्ट्री की दृष्टि से और हिस्ट्री को जियोग्राफी की दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। हमारी पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.8 अरब ईयर्स ओल्ड है ये। और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 3.5 5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, ये आपको फैक्ट एज इट इज याद करने हैं। भारत से आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व रामापिथेकस 2 भागों में बट गए थे। ठीक है, रामापिथेकस आपको याद कर लेना है। ये 2 करोड़ वर्ष 2 भागों में बटे थे। जो जंगली भागों में रहने वाले थे वो महाकपि कहलाए। ठीक है, और जो मैदानी भागों में रहने के अनुकूल हुए वे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहलाए। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को हिंदी में कहा जाता है दक्षिणी वानर। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को मानव आदि की पूर्वज भी कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव का जो पूर्वज था वो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था। ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से क्या हुआ? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब है जो खड़ा होकर चलने वाला मानव। मानव विकास का क्रम इस प्रकार माना जाता है कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, उसके बाद फिर होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से निएंडरथल, निएंडरथल से क्रोमैग्नन मानव, उसके बाद होमोसेपियंस। होमोसेपियंस क्या है? ये आधुनिक मानव है। 2 हिमयुगों के बीच अंतर हिमयुग देखे गए। धरती जब शुरुआत हुई तो आप सभी को पता है आग का गोला थी। उसके बाद धीरे धीरे धरती का तापमान गिरा और बीच बीच में इतना गिर गया कि लगभग समस्त पृथ्वी पर विषुवतीय भागों को छोड़ दें तो अत्यधिक बर्फ जमा हो गई, मतलब अत्यधिक ठंडी पड़ने लगी। तो जो बहुत ठंडे काल थे उनको हिमयुग कहा जाता है। तो 2 हिमयुगों के बीच अंतर हिमयुग देखे गए। ये अपेक्षाकृत गर्म काल थे जिससे मानव के अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ। मानव का उद्भव विश्व संदर्भ में सर्वप्रथम सीनोजोइक एरा में हुआ। ये आपको भूगोल में देखने को मिलता है। अलग अलग एरा हैं, सीनोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा। तो सीनोजोइक एरा आपको याद कर लेना है। सीनोजोइक एरा में मानव का उद्भव हुआ और सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अफ्रीका में। ये सवाल आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि मानव का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो उसका सही उत्तर है अफ्रीका में। यहाँ पे कौन सा मानव विकसित हुआ? यहाँ पर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मानव विकसित हुआ। मानव का पहला जीवाश्म अफ्रीका से प्राप्त होता है, जिसे ड्रायोपिथेकस नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला जीवाश्म जो है अफ्रीका से, जिसको ड्रायोपिथेकस नाम से जाना जाता है। विश्व संदर्भ में मानव का उद्भव 26 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, जिस काल का अफ्रीका में मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। अर्थात ड्रायोपिथेकस जो है ये जीवाश्म कितने साल पुराना है? 26 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म है और यही मानव का उद्भव का काल माना जाता है। भारत में मानव अपेक्षाकृत नवीन हैं, जो कि 5 लाख वर्ष पूर्व भारत में मानव आए हैं। ठीक है, और मानव के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पाषाण उपकरण, क्योंकि वो 5 लाख वर्ष पूर्व से ही मिला है, इसलिए इसका टाइम पीरियड 5 लाख वर्ष पूर्व माना गया है। भारत में प्राचीनतम मानव के जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं। अर्थात भारत में जो मानव के जीवाश्म हैं वो 5 लाख वर्ष पुराने नहीं प्राप्त हुए, लेकिन क्योंकि पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं इसलिए इसकी आयु 5 लाख वर्ष मानी जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मानव के जीवाश्म 5 लाख वर्ष पूर्व के नहीं प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पाषाण उपकरणों, यहाँ पे
ध्यान दीजिएगा, उपकरणों होगा। उपकरणों का प्राचीन रूप में क्रोड उपकरणों के रूप में था, जो क्वार्टजाइट पत्थर के थे। क्रोड उपकरण जो कि ये काफ़ी बड़े उपकरण होते थे। इसी संदर्भ में भारत में मानव का उद्भव प्लीस्टोसीन युग में माना जाता है। प्लीस्टोसीन एरा जो है वो सिनोजोइक एरा के बाद में आता है। तो भारत में मानव कब आया? प्लीस्टोसीन एरा में आया, जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन हुआ। कहने का मतलब यह है कि मानव जो है अफ्रीका से मानव अफ्रीका से संपूर्ण विश्व में फैला, जिसमें से एक भारत भी था। मानव यहाँ से यूरोप भी गया, ठीक है, और यूएसए भी गया। इस प्रकार से अफ्रीका से ही मानव हर दिशा में फैला है। और भारत में मानव के उद्भव के बाद विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास हुआ है, जिनमें भाषा, रहन सहन, शारीरिक संरचना आदि के आधार पर 6 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में जो भी मानव हैं उनको 6 वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है निग्रिटो, जो कि काले रंग के होते हैं, छोटे कद के। भूमध्यसागरीय मेडिटेरेनियन मानव, जो कि थोड़ा गोरे रंग के होते हैं। पोर्टो ऑस्ट्रेलाइड, ये भी निग्रिटो के ही प्रकार के हैं। मंगोलाइड, इनका जो है रंग वो गेहुआ से थोड़ा पीला रंग में लिए हुए, ठीक है। नॉर्डिक, जो कि आर्यों की प्रजाति है, आर्य जो कि बाहर से भारत में आए थे ऐसा माना जाता है। और अल्पाइन ठंडे प्रदेश में रहने वाले। ये 6 वर्ग भारत में मानव के पाए जाते हैं। इनका विभाजन हुआ है भाषा, रहन सहन, शारीरिक संरचना आदि के आधार पर। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अलग अलग भाषाओं के नाम भी ऐसे हैं कि मंगोलाइड भाषा है, तिब्बतियन लैंग्वेज ग्रुप है। इस प्रकार से भाषाओं का भी विभाजन हुआ, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। निग्रिटो जो है वो सबसे प्राचीन मानव प्रजाति जो अफ्रीका से आए थे, ये काले रंग के थे, ठीक है। द्रविड़, ये भारत के मूल निवासी माने जाते हैं, जो कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में यहाँ पे रहते हैं द्रविड़, ठीक है। आधुनिक मानव का उदय 30,000 वर्ष पूर्व हुआ है। 30,000 वर्ष पूर्व किसका उदय हुआ है? होमोसेपियंस का। ये 30,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। सामान्य इतिहास से तात्पर्य क्या है? सामान्य इतिहास कब से माना जाता है? मानवत्व की वह कहानी जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो। जब तक लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसको प्राक इतिहास कहा जाता है। जब से लिखित हो जाता है तो वो सामान्य हो जाता है, और जब लिखित विवरण ना उपलब्ध हो और इतिहास जो है गुफा चित्रों, मूर्तियों, उपकरणों, इसके आधार पर बनाया जाए तो उसको प्राक इतिहास कहते हैं। अध्ययन के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्राक इतिहास क्या है? प्राक इतिहास है कि इसका मुख्य स्रोत उत्खनन से प्राप्त होता है। ये 5 लाख वर्ष से 3,000 ईसा पूर्व तक का आता है। इस समय के लिखित अवशेष कुछ भी प्राप्त नहीं होते हैं। आद्य इतिहास क्या है? आद्य इतिहास वो है जिसमें उत्खनन से स्रोत प्राप्त होते हैं, साथ साथ लिखित भी होता है, प्लस लिखित, ये है आद्य। लेकिन इसमें विशेषता यह है कि ये जो लिखित सामग्री है इसको पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये आद्य इतिहास आ जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है आद्य इतिहास के अंतर्गत 3,000 से 600 ईसा पूर्व तक का इतिहास आता है, जिसमें कि हड़प्पा काल है। इसमें देखिए पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ लिखित स्रोत भी हैं, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आद्य इतिहास कहा जा सकता है। यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है इसके अंदर वैदिक काल और हड़प्पा काल। इतिहास के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल इतिहास कहा जाता है, क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य हैं और प्लस इनको पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। तो जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो और उनको पढ़ा जा सके तो उस काल से जो भी इतिहास बना उसको इतिहास कहते हैं। उसके पहले जब लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके थे तो उनको आद्य इतिहास, और जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तब उसको प्राक इतिहास कहा जाता है। वैदिक काल के बाद के सभी काल जैसे महाजनपद, मौर्य, गुप्त काल, मुगल काल, मध्यकाल, आधुनिक काल सभी ऐतिहासिक काल हैं। इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत 2 प्रकार का सिद्धांत है, विकासवादी, विवरणवादी। ये हमारे बहुत काम का नहीं है। विकासवादी सिद्धांत में क्या है कि प्रत्येक सभ्यता का विकास असभ्य एवं बर्बर अवस्था से ग्रामीण चरण में, उसके बाद फिर शहरी चरण में होता है, ठीक है। ग्रामीण चरण के बाद शहरी चरण में आता है। प्रत्येक सभ्यता का अपना विकास होता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ये थे ल्यूस मॉर्गन। ये आपको नाम याद रखना है कि विकासवादी सिद्धांत, इतिहास के विकासवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ल्यूस मॉर्गन। और विसरणवादी सिद्धांत के
प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे मैक्स मूलर। इसका मतलब यह है कि सभ्यता का विकास किसी क्षेत्र विशेष में होता है और वहाँ से यह सभ्यता चारों तरफ फैलती है। ठीक है, यहाँ पे आपका सभ्यता का विकास हो रहा है और यहाँ से सभ्यता चारों तरफ फैल रही है। इसके प्रवर्तक थे मैक्स मूलर। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि सर्वमान्य सिद्धांत इनमें से कोई भी नहीं है, अर्थात सर्व स्वीकार्य कोई भी सिद्धांत नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम मानव निर्मित सभ्यता पाषाण सभ्यता थी, अर्थात मानव ने जो सबसे पहले सभ्यता निर्मित की थी वो पाषाण आधारित थी, अर्थात पत्थर। पाषाण का अर्थ है पत्थर। और प्रथम संस्कृति सोहन संस्कृति थी। सोहन संस्कृति भारत में पाई जाती है। मानव निर्मित पहली धातु सभ्यता को ताम्रपाषाण सभ्यता कहा जाता था, अर्थात मानव ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया और तांबा और पाषाण दोनों जब मिलाकर प्रयोग किए जाते थे उस काल को ताम्रपाषाण सभ्यता कहा जाता है। वर्तमान हिंदू संस्कृति वैदिक सभ्यता का विरासत है, अर्थात जो भी हमारे हिंदू रीति रिवाज हैं, सनातन धर्म जो भी है उसका जो मूल है वो वैदिक सभ्यता में देखा जाता है। मानव लिखित पहला ग्रंथ ऋग्वेद है। हम इसको मुख्यतः भारत के संदर्भ में ले सकते हैं कि जो भी मानव लिखित पहला ग्रंथ है वो ऋग्वेद है, जिसकी भाषा संस्कृत थी। इसे ईश्वरीय ग्रंथ भी कहा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि यह ग्रंथ सीधे ईश्वर द्वारा मनुष्य तक पहुंचाया गया है। मानव विकसित प्रथम शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता और दूसरी नगरीय सभ्यता महाजनपद काल। ये सवाल आपके पेपर में बहुत आता है कि द्वितीय नगरीकरण कब हुआ था, तो द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल में हुआ था और प्रथम नगरीकरण हड़प्पा काल में हुआ था। मानव विकास में औजारों का प्रयोग का क्रम क्या है कि सबसे पहले मनुष्य ने पत्थर का प्रयोग किया, ये आपको याद रखना है कि बीच में हड्डी का प्रयोग किया, उसके बाद फिर ताम्र और लौह, मतलब सबसे पहले औजार पत्थर से बनते थे, पत्थर के औजारों के बाद हड्डी के औजार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हड्डी के औजार जो है वो ताम्र जो भी तांबे के औजार थे उनके प्रयोग के पहले हड्डी के औजारों का प्रयोग होता था। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है एकदम, इस क्रम को, पत्थर, हड्डी, तांबा, लोहा। मानव निर्मित प्रथम लिपि बुस्त्रोफेदम लिपि है। इसका क्या नाम है? बुस्त्रोफेदम, जिसका प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मिला है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी? ये थी बुस्त्रोफेदम यानी कीलाकार लिपि। भारतीय महाद्वीप की आरंभिक सभ्यता का केंद्र सिंधु नदी थी। सिंधु नदी कहाँ थी? जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। आरंभिक भारत की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जिसको हरस्वती कहते हैं, जो कि वर्तमान में अदृश्य अर्थात ये विलुप्त हो चुकी है। अब आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है। फैक्ट यह है कि आर्यावर्त क्या है और दक्कन भारत दोनों में अंतर क्या है? देखिए, विंध्य पर्वत श्रृंखला थी, ठीक है, उसके उत्तर का जो भी भाग था वो था आर्यावर्त और जो दक्षिण का भाग था वो था दक्कन भारत। ठीक है, प्रथम हिंदू विधि ग्रंथ मतलब प्रथम हिंदू कानून ग्रंथ जो है मनुस्मृति है, जिसकी रचना मौर्योत्तर काल में मनु ने की थी। मतलब कि मनुस्मृति की रचना जो है वो कब की गई थी? मौर्योत्तर काल में। ये काल आपको याद रखना है क्योंकि मनुस्मृति के रचनाकार का नाम तो उस ग्रंथ में ही लिखा हुआ है मनु, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनुस्मृति की रचना मौर्योत्तर काल में हुई है। प्रथम वंशानुचरित रचनाएं पुराण है। वंशानुचरित का मतलब कि वंश के अनुसार चलने वाली रचनाएं, कि पहले ये आए फिर ये आए फिर फलाने राजा आए फिर उसके बाद ये आए, ये पुराण में दिया गया है, जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिला? पंचम वेद। पंचम वेद क्या है? ये पुराण है। हम जानते हैं 4 वेद होते हैं, हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 4 वेद होते हैं और पंचम वेद जो है उनको पुराण कहा जाता है। पुराणों को पंचम वेद का नाम दिया जाता है। हम कह सकते हैं चित्रित धूषण मृदभांड सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में पाए जाते हैं। चित्रित धूषण मृदभांड ये जो है उत्तर वैदिक काल में पाए जाते हैं। इसको आपको याद करना है, ठीक है। पेंटेड ग्रे वेयर, इसको पीजीडब्ल्यू सभ्यता कहते हैं। उत्तर वैदिक काल क्या थी? पीजीडब्ल्यू सभ्यता थी। इसको आपको याद कर लेना है। सर्वप्रथम मंदिर निर्माण कार्य गुप्तों के काल में आरंभ हुआ। पहला मंदिर कौन था? आपको पता ही है। पहला मंदिर जो है वो हमें भीतरगांव का मंदिर मिलता है। ये पक्की ईंटों से बना पहला मंदिर है, ठीक है। आर्य संस्कृति का मूल क्षेत्र गंगा यमुना दोआब है। मतलब आर्य संस्कृति जो है उसका विकास मुख्यतः गंगा यमुना दोआब में हुआ था। इसका केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र जो कि
बिहार में स्थित है। आप बिहार स्पेशल में आप इसको बहुत ध्यान में रखना है आपको कि आर्य संस्कृत का जो केंद्र बिंदु था वो पाटलिपुत्र था। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर होगा स्वास्तिक चिन्ह। आप देख लीजिए, स्वास्तिक चिन्ह ये है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा निवासियों द्वारा किया गया है। कन्फ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल कुछ भी दिया हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है स्वास्तिक का प्रयोग हड़प्पा काल में सर्वप्रथम देखने को मिलता है। भारत में भक्ति विचारधारा का उदय उपनिषदियों के द्वारा किया गया। उपनिषद जो कि दर्शन ग्रंथ है, उनके द्वारा भक्ति विचारधारा का उदय हुआ। रहस्यमयी रचनाएं आरण्यक के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, जो भी आरण्यक है उनको रहस्यमयी रचनाएं कहा जाता है। आरण्यक जो है जंगलों में रचे हुए माने जाते हैं। जो भी संत थे वो जब जंगल में चले जाते थे संन्यास के उपरांत, तो वहाँ पे जो उनकी रचना हुई है। ईश्वरीकृत वेद है, ऊपर हम देख ही चुके हैं। और ईश्वरीय भाषा क्या है ये भी ध्यान में रखना है। ईश्वरीय भाषा क्या है? संस्कृत। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि संस्कृत और संस्कृत में अंतर है। संस्कृत और संस्कृत में अंतर है, आपको इसके बारे में हम डिटेल में आगे बताएंगे। भारत में भाषा का विकास क्रम क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको आपको एकदम याद में रखना है कि भारत में सबसे पहले कौन सी भाषा आई? संस्कृत आई। ठीक है, उसके बाद फिर पाली, पाली के बाद प्राकृत। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पाली पहले आई कि प्राकृत आई। आपको याद रखना है कि संस्कृत का प्रयोग सबसे पहले हो, उसके बाद पाली का, उसके बाद प्राकृत का। और प्राकृत भाषा से स्थानीय भाषाओं का जन्म हुआ। यहाँ पर आपको वर्तनी का ध्यान रखना है। प्रकृति और प्राकृत में अंतर है। प्रकृति अर्थात क्या है? नेचर। इसका प्राकृत भाषा से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बहुत लोग ये गलती लिखने के दौरान कर जाते हैं। तो भारत में जो भी भाषा का क्रम है वो है संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृति, और उसके बाद जो भी स्थानीय भाषाएं हैं जैसे भोजपुरी हो गया, मगधी हो गया, अवधी हो गया, ब्रज हो गया, ये हो गया। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं पाषाण सभ्यता। पाषाण सभ्यता के बारे में जो भी प्रमुख फैक्ट हैं वो सब के सब आपको दिए गए हैं। पूरा पाषाण काल का कालक्रम क्या है? 5 लाख वर्ष से 10,000 BC तक। ठीक है, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो नव पाषाण काल था वो 1,000 ईसा पूर्व तक मौजूद था। उस समय तक पत्थरों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता था। पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भाग में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। ध्यान रखना है इस सब विभाजन जो है औजारों की प्रकृति के अनुसार किया गया है। ठीक है, औजारों की बनावट और बनावट के तरीके के आधार पर ये विभाजन किया गया है। इस काल के प्रमाण कश्मीर में कौन सा काल? पूर्व पूरा पाषाण काल, जो कि सबसे प्राचीन था। ये 5 लाख से 1 लाख। ठीक है, याद रखना है 5 लाख से 1 लाख। इसके हमको जो साक्ष्य मिलते हैं वो कश्मीर में, थार मरुस्थल राजस्थान में, मिर्ज़ापुर के बेलन घाटी में, भोपाल के भीमबेटका की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, मद्रास के बदमदुरई अतिरमपक्कम और पल्लवरम और असम की घाटियों में मिलते हैं। पूर्व पूरा पाषाण के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? कश्मीर, थार, मिर्ज़ापुर, भोपाल के भीमबेटका, मद्रास, अतिरमपक्कम, पल्लवरम तथा असम की घाटियों में। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि पूर्व पूरा पाषाण काल के जो भी स्थल हैं, या हम कह सकते हैं पूरा पाषाण काल या पाषाण काल के जो भी स्थल हैं, वो हमेशा ऐसे जगहों पर मिलेंगे जहाँ पे पहाड़ियाँ होंगी या तो पत्थर की सुलभता होगी। जैसे यहाँ पे मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है। थार मरुस्थल यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला थी। कश्मीर में हिमालय है ही है। इधर जो है हमें पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट देखने को मिलते हैं। असम में भी पहाड़ ही हैं। इस प्रकार से ये स्थल आप कहीं भी अगर विकल्प में आता है एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रथम इस प्रकार की संस्कृति सोहन नदी घाटी में मिली है। सोहन नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ध्यान रखना है, सोहन नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। इसी सोहन नदी के तट पर सोहन संस्कृति का विकास हुआ। यह भारत की पहली संस्कृति थी। आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम सभ्यता थी। ठीक है, सभ्यता आएगा तो सिंधु घाटी, और संस्कृति आएगा तो ये होगी सोहन संस्कृति।
एकदम इसको आपको दिमाग में रखना है कि प्रथम संस्कृति सोहन संस्कृति थी, इसको सिंधु घाटी से कन्फ्यूज नहीं होना है। आग का आविष्कार कब हुआ? इसी काल में हुआ, यानी पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। इस काल में क्रूड तकनीक से औजार बनाए जाते थे एवं औजार क्वार्टजाइट नामक पत्थर से। यानी कौन सा पत्थर प्रयोग होता था? पत्थर क्वार्टजाइट प्रयोग होता था। 3 औजार जो मुख्यतः हैं इसमें, 3-4 औजार, वो हैं हस्तकुठार मतलब हैंड एक्स, ये हाथ से प्रयोग करने वाली कुल्हाड़ी कह सकते हैं इसको, खंडक काटने वाला, बिदारणी खरोचने के लिए, और बटकास, बटकास मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जिनको फेंक कर शिकार किया जाता था। मुख्यतः खंडक और गणासा ये ऐसे उपकरण थे जिनका प्रयोग सबसे अधिक होता था। ध्यान रखना है, गणासा जो है ये लोहे का नहीं बल्कि पत्थर का बना होता था। इस काल के अवशेष महाराष्ट्र के प्रवरा नदी के निकट नेवासा से प्राप्त होते हैं। इसको क्या कहा जाता है? यह है नेवासा संस्कृति। नेवासा संस्कृति कब की संस्कृति है? पूरा पाषाण संस्कृति है। नेवासा संस्कृति और भी काल में पाई जाती है, जैसे हम मध्य पूरा पाषाण काल में देखेंगे, इस समय भी नेवासा संस्कृति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इस काल में सल्क विधि से औजार निर्माण किया गया। हमने आपको ऊपर पहले ही बताया था कि जो भी पाषाण काल का विभाजन है वो औजारों को बनाने के तरीके पर और औजारों की जो प्रकृति है उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसके आधार पर उसका विभाजन किया गया। यहाँ पर हम देखते हैं औजार निर्माण की जो विधि थी वो सल्क विधि थी। सल्क विधि में क्या होता है कि एक बड़ा पत्थर होता है, इसके ऊपर एक पत्थर से जोड़ डाला जाता है, यहाँ से अलग अलग सल्कों के रूप में पतले पतले टुकड़े इसके निकलते हैं। ये जो टुकड़े होते हैं ये औजार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि औजार और तीक्ष्ण बनने लगे, ठीक है, पहला फायदा। दूसरा हो गया कि औजारों का साइज जो है वो छोटा हो गया, यानी प्रयोग करने में आसान हो गए। इसका प्रतिनिधित्व नेवासा संस्कृति करती है, आपको पहले हमने बता दिया। प्रमुख औजार है खुरचनी, फलक, बेधनिया। खुरचनी मतलब खुरचने के लिए, जो भी मांस चमड़े में लगा रह जाता था उसको खुरचने के लिए खुरचनी का प्रयोग किया जाता था। उत्तर पूरा पाषाण काल 10,000 बीसी तक है, 40,000 बीसी से। इस काल की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ज्ञानी मानव का उदय, यानी हमने आपको बताया था होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का उदय कब हुआ? 30,000 वर्ष पूर्व। ये काल आपको इसी में देखने को मिलता है, 40,000 से 10,000 बीसी के बीच में। तो होमोसेपियंस को ज्ञानी मानव कहा जाता है। हड्डियों का औजार के रूप में प्रयोग हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले पत्थर औजार के रूप में प्रयोग किए गए, उसके बाद हड्डियों के बाद फिर तांबे का प्रयोग हुआ और उसके बाद लोहे का। तो हड्डियों का प्रयोग उत्तर पूरा पाषाण काल में। और चित्रकारी का उदय हुआ। चित्रकारी हमें कहाँ देखने को मिलती है? भीमबेटका और आदमगढ़ की गुफा से। और लंबे प्रस्तर फलक वाले औजार बनाए गए, यानी कि औजार जो थे वो लंबे बने। हालांकि बनाने की विधि लगभग वैसी ही थी जैसे मध्य पूरा पाषाण काल में थी। आंध्र प्रदेश में बेटम चेरला से अस्थि के औजार बड़े संख्या में बरामद हुए हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा से फलकों और दक्षिणियों का विशाल संग्रह मिलता है। कहने का मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश में उत्तर पूरा पाषाण के साक्ष्य प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इलाहाबाद में बेलन घाटी, कर्नाटक में सोरापुर और बीजापुर से भी इस काल के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सराय नाहर, एकदम महत्वपूर्ण बात यह है, सराय नाहर कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। यूपी स्पेशल में ये अत्यधिक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। सराय नाहर से पूरा पाषाण काल के तीनों चरणों के प्रमाण क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हमने देखा नेवासा घाटी में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं सराय नाहर। सराय नाहर में तीनों चरण मिलते हैं, ये आपको एकदम याद रखना है। अब आ जाते हैं मध्य पाषाण काल, जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक हुआ। इसमें नलिका विधि से औजार बनाना प्रारंभ हुआ। इसका प्राचीनतम ज्ञात स्थल क्या है? इलाहाबाद का सराय नाहर, जो जैसा हमने बताया ये सराय नाहर प्रतापगढ़ में पड़ता है। और यह पूर्व पाषाण काल से क्रमबद्ध तरीके से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक सराय नाहर में जो है पत्थर के औजार लगातार बनाए जाते रहे। मध्य पाषाण काल के इस स्तर पर सराय नाहर से स्तंभ गर्त भी पाए जाते हैं। स्तंभ गर्त का क्या मतलब होता है? गड्ढे में ऐसे स्तंभ लगाए गए हैं, ठीक है। ये क्या है कि गड्ढे में स्तंभ लगा के उसके ऊपर झोपड़ी बनाई जाती थी जिसमें मनुष्य रहता था, निवास के लिए आवास का निर्माण। यही स्तंभ गर्त इसी के लिए प्राप्त हुए हैं कि उसमें पत्थर टिकाए जाते थे उन गर्तों में। इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थल है बागोर। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण, ये आपको एकदम ऐसे एज इट इज याद करना है। पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले? तो ये होगा, इसका उत्तर होगा बागोर से। बागोर एक विस्तृत आवास स्थल है। फर्श बनाने के लिए पत्थर, यानी कि फर्श भी बनाई गई थी, और वायुरोधी पर्दे किसके? फूस के, यानी यहाँ पे जब अब जो है पर्दा भी लगने लगा था, ठीक है। ये बागोर में मिलता है।
यहाँ से खुदाई में ऐसे नरकंकाल मिले हैं जो सुनियोजित तरीके से दफनाए गए हैं। सुनियोजित तरीके से दफनाने का साक्ष्य हमें मिलता है बागोर से। इस काल के प्रमाण पश्चिम बंगाल के वीरभानपुर, गुजरात के लंघनाच, ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, तमिलनाडु के टेरी समूह और मध्य प्रदेश के आदमगढ़, ये सब महत्वपूर्ण स्थल हैं मध्य पाषाण काल के। अब क्या है, 8000 ईसा पूर्व तक आते आते हिमयुग कम होने लगा, समाप्त होने लगा, यानी थोड़ी गर्मी बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ, हरे हरे घासों का जन्म होने लगा, यानी खेती बाड़ी के लिए जो है अनुकूल माहौल होने लगा। खाने के लिए छोटे छोटे जीव भी आए और उनके शिकार के लिए छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे जिन्हें सूक्ष्म पाषाण कहा जाता। इनकी खोज किसके द्वारा की गई है, कार्लाइल क्या थे, कार्लाइल ने उत्खनन द्वारा, ये एक्चुअली एक भूवैज्ञानिक थे जो कि उत्खनन के द्वारा जो है खोज करते थे प्रागैतिहासिक काल में। कार्लाइल द्वारा इनकी खोज की गई है। इसके अलावा मध्य पाषाण युग में नए हथियार का प्रयोग प्रारंभ हुआ जो तीर धनुष का शुरुआत कब हुआ, इसका शुरुआत हुआ मध्य पाषाण काल में। ये आपको याद रखना है, तीर धनुष की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई। पक्षपात तकनीक यानी फेंक कर मारने के लिए जैसे कि हम गुलूल का प्रयोग करते हैं, ये इसका भी शुरुआत कब हुआ, मध्य पाषाण काल में। इस काल में एक नई प्रवृत्ति का जन्म हुआ, वह थी अपनी ही जात के विरुद्ध युद्ध करना। इसके पहले लोग अपनी जात के विरुद्ध युद्ध नहीं करते थे, अब अपनी जात के विरुद्ध युद्ध शुरू हो गया। सराय नाहर में एक नरकंकाल मिला है जिसके सीने पर तीर चुभा हुआ है, यानी कि यह मृत व्यक्ति अपने ही लोगों द्वारा मार दिया गया है। ये सराय नाहर से सीने पर तीर चुभा हुआ एक नरकंकाल मिलता है। नवपाषाण काल जो कि मानव सभ्यता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण काल था, जिसमें खेती आदि का विकास हुआ, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे औजार पालिशदार मिलने लगे, उपकरण भी पालिशदार होते थे। इसको एक क्रांति के रूप में माना गया है। क्रांति क्यों माना गया है, क्योंकि इस युग में कृषि की शुरुआत हुई। कृषि की शुरुआत से ग्रामीण जीवन का विकास हुआ, आदमी एक जगह रुक कर रहने लगा। कुम्भकारी का प्रयोग हुआ, यानी कि बर्तन बनाने के लिए जो है जो चाक का प्रयोग शुरू हुआ। उसके पहले हाथ से बर्तन गढ़े जाते थे, अब चाक के प्रयोग से बढ़िया सुगढ़ बर्तन बनाए जाने लगे। ये तमाम विशेषताएं इस काल की, इसलिए इसको क्रांति कहा जाता है। खाद्यान्न का सबसे प्राचीनतम स्थान मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है भारत के संदर्भ में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेहरगढ़ से खाद्यान्न का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, कपास उगाते थे। ध्यान देना है, यहाँ पर चावल का प्रमाण नहीं है, गेहूँ, जौ और कपास का प्रमाण है। ग्रामीण जीवन शुरू हो चुका था और इसका उदय 7000 ईसा पूर्व में हुआ। जब मध्य पाषाण काल संस्कृति खत्म हुई उसी समय नवपाषाण काल हुआ। जम्मू कश्मीर में इसका उदय काफ़ी लेट हुआ, यानी 27 ईसा पूर्व में। यहाँ पे बुर्जहुम और गुप्त कराल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। इनकी विशेषताएं क्या है कि यहाँ पर गर्तावास प्राप्त हुए, ठीक है। यहाँ पर गेहूँ और जौ की खेती की जाती थी। कर्तावास के संदर्भ में आपको बुर्जहुम और गुप्त कराल आपको याद रखना है। बुर्जहुम की क्या विशेषता है, यहाँ पर मृतक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। ये एज इट इज आपसे पूछा जाता है, कुत्ते के साथ मानव समाधान कहाँ प्राप्त हुआ, तो उसका सही उत्तर है बुर्जहुम। और पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान दोनों का प्रचलन था जम्मू कश्मीर में। दक्षिण भारत में लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास नवपाषाण का उदय हुआ। इसका मतलब दक्षिण भारत में नवपाषाण काल और बाद में शुरू हुआ। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इस संस्कृति का प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पे लोग मोटे अनाज का उत्पादन करते थे। मोटे अनाज जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसका उत्पादन कहाँ होता था, नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में। कर्नाटक का जो महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है वो है पीकलीहल। पीकलीहल से क्या मिला है हमें, राख का ढेर मिला है। ये सवाल एज इट इज पूछा जाता है, एक फैक्ट आपको एकदम रट लेना है। पीकलीहल से हमें राख का ढेर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर राख जो है ये कैसे बनी है, गोबर के ढेर को जलाकर बनाई गई राख है ये। दक्षिण भारत के लोग पशुपालन बाड़े बंदी के द्वारा किया जाते थे, यानी कि एक बाड़ा बना दिया जाता था, इसके अंदर पशुपालन होता था और एक विशेष अवसर पर बाड़े की सफाई की जाती थी। अब जब बाड़े की सफाई एक विशेष अवसर पर की जाएगी, इसका मतलब बाड़ा काफ़ी दिनों बाद साफ किया जाता था। तो जो गोबर खूब सारा निकलता था उसको इकट्ठा करके जला दिया जाता था। इसी प्रक्रिया से हमें जो है राख का ढेर पीकलीहल में मिला है। नवपाषाण युग के प्रमाण पूर्वी भारत में 1800 ईसा पूर्व यानी कि और बाद में प्राप्त होते हैं। असम घाटियों में 5000 ईसा पूर्व से ही खाद्य पदार्थ उगाए जाने का प्रमाण मिलता है। असम की घाटियों में भी खाद्य पदार्थ उगाए जाने का प्रमाण मिलता है। पूर्व भारत में एक महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्तर कहाँ पे है, ये पटना में चिरांद में है। चिरांद एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, ये आपको एकदम रट लेना है। चिरांद जो है नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर हड्डी के औजार मिले हैं और ये हड्डियाँ किसकी हैं, हड्डियाँ हिरण की हैं। मतलब चिरांद में
हिरण की हड्डियों के औजार मिले हैं। ये फैक्ट आपको याद कर लेना, ये कभी भी पूछा जा सकता है। नवपाषाण संस्कृति के प्रमाण उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से यानी कि सरायनहार से भी प्राप्त हुए हैं। ये 6000 ईसा पूर्व का है। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण स्थल जिसको कोल्डिहवा कहा जाता है, जहाँ चावल उगाने का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। ऊपर हमने मेहरगढ़ देखा, वहाँ पे गेहूं, जौ और कपास का प्रमाण मिला था। कोल्डिहवा से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। कोल्डिहवा कहाँ है? कोल्डिहवा बेलन घाटी में है। ठीक है, बेलन घाटी एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ से पूर्व पाषाण काल से नवपाषाण काल तक के प्रमाण क्रमबद्ध तरीके से मिलते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बेलन घाटी में 5 लाख वर्ष पूर्व से लगातार मानव रह रहे हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में कुर्थी, रागी और मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता था, पर हम देख लिए हैं। कश्मीर के नवपाषाण संस्कृति की क्या विशेषता थी? विशेषता यह थी गर्तावास, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी और प्रवेश द्वार के पास ही चूल्हा होता था। यानी जब आप घर में घुसने लगेंगे तो वहीं पे चूल्हा होता था, वहाँ पे खाना बनता था और सीढ़ियों के द्वारा लोग नीचे जाते थे और वहाँ रहते थे। चाक के द्वारा बर्तन का निर्माण होने लगा और हड्डियों से बने औजार इस काल में प्राप्त होने लगे। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, पुरापाषाणकालीन सभ्यताओं के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूसफूड को माना जाता है। मध्य पाषाणकालीन के खोजकर्ता थे CN कार्लाइल, आपने पढ़े लिया है। और नवपाषाणकालीन सभ्यता के खोजकर्ता थे ली मैसूरिए। आपको यह ध्यान देना है कि सबसे पहले पुरापाषाण काल की खोज हुई, उसके बाद नवपाषाण काल की खोज हुई और सबसे अंत में मध्य पुरापाषाण काल की खोज हुई। ये स्पेशल फैक्ट्स हैं जो कि NCERT बुक से उठाए गए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हमें भीमबेटका से मिलते हैं। ठीक है, खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। और चावल के हमें साक्ष्य, हमने जैसा कि आपको पता है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलते हैं कोल्डिहवा से। पशुपालन के साक्ष्य बागोर और आदमगढ़ से मिलते हैं। यहाँ पे लिखा है चावल का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कोल्डिहवा, अभी हमने आपको बताया। मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो, ये स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौपानी मांडो से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड्डी के उपकरण बिहार के चिरान से मिलते हैं। और ये हड्डी किसकी थी? ये हड्डी हिरण की थी। ठीक है, आगे है मानवीय आक्रमण का प्रथम साक्ष्य सरायनहार से मिला है। सरायनहार में यहाँ पे जो है एक नरकंकाल मिला है जिसके सीने पर तीर चुभा हुआ है, ये मानवीय आक्रमण है। और स्तंभगर्त के साक्ष्य जो है सरायनहार और महादहा से मिलते हैं। स्तंभगर्त जो है ये आवास के साक्ष्य हैं। ठीक है, आवास के साक्ष्य हैं। ये गर्तों में जो है गड्ढे बनाए जाते थे, उसमें जो है पत्थर जो है वो टिका दिए जाते थे और उसके ऊपर फूस से आवास बनाए जाते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो है ये मानव का पूर्वज था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन का विकास हुआ, जिससे अंततः 30,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो सेपियंस का विकास हुआ। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है ज्ञानी मानव। भारत में मानव अस्तित्व के प्राचीनतम संकेत पत्थर के औजारों से मिलते हैं। हमें नरकंकाल नहीं मिलता है 5 लाख वर्ष पूर्व का, लेकिन हमें 5 लाख वर्ष पूर्व के पत्थर के औजार मिलते हैं। इसलिए हम यहाँ मानते हैं कि 5 लाख वर्ष पूर्व भारत में मानव रहता था। निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों में हस्त कुठार, विदारणी, खंडक थे। निम्न पुरापाषाण काल में मानव का बसाव गंगा यमुना के दोआब में और सिंध के कछारी इलाकों तक नहीं हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है कि इस काल तक मानव गंगा यमुना के मैदान में और कछारी इलाकों में नहीं रहता था। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? ये हो गया मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति का प्रारूप निवासा है। इसको HD सांकल्या ने प्रारूप स्थल घोषित किया है। मध्य पुरापाषाण काल में काटने के औजारों की प्रधानता मिलती है, अर्थात जो औजार मुख्यतः निर्मित किए गए वो काटने के थे। अब अगले टॉपिक में हम ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे। अभी हमने मानव का शुरुआत से लेकर पाषाण काल तक के बारे में कवर किया गया है। आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी आपको समझ में आया हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। हम एक टेलीग्राम चैनल बना के आपको उसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिनका आप सिलेक्शन करवाना चाहते हैं। धन्यवाद।